नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात, शिवराज चले दिल्ली। जी हां, एमपी को नया सीएम मिला तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर कई बातें उठने लगी। सीएम पद को लेकर शिवराज सिंह चौहान पहले ही कह चुके थे कि मरना पसंद करूंगा लेकिन मांगना नहीं। उनकी बातों से नाराजगी जाहिर हो रही थी। अब उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए दिल्ली से बुलावा आया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिवराज सिंह चौहान को दिल्ली बुलाया है। पूर्व सीएम आज दिल्ली जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। दोपहर 12 बजे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान को नई जिम्मेदारी दी जा सकती है और उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश भी होगी। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन अब वो दिल्ली चले। शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कोई नई जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दी जाएगी, देखना अभी बाकी है। फिलहाल आपको ये भी दिखा रहे हैं सीएम की कुर्सी पर शिवराज ने क्या कहा था। मामा और भाई से बड़ा कोई पद नहीं होता और वो खुश हैं कि वो किसी के मामा हैं तो लाडली बहनों के भाई हैं। उन्होंने बहनों के साथ के रिश्ते के लिए कहा कि ये तो प्यार का रिश्ता है, ये तो प्रेम का रिश्ता है जो कि बरकरार रहेगा। एक मुहावरा जो उन्होंने कहा था कि जस की तस धर दीन ही चदरिया, यानी जैसा था वैसा ही छोड़ा हमने। और देखिए, लाडली बहनों से कहा मामा का जो रिश्ता है वो प्रेम का है, वो बरकरार रहेगा। दिल्ली बुलाए जाने के मायने क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। वासु चौरे हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, मामा पहले कहते थे कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, लेकिन अब वो दिल्ली जाएंगे, जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। मायने क्या निकाले जाएं इस मुलाकात के? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान। लंबा उनको एक राजनीतिक अनुभव है। सांसद भी वो मुख्यमंत्री रहने से पहले रह चुके हैं और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में एक जाना माना नाम है, जाना माना चेहरा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पीढ़ी परिवर्तन करने का काम किया है। मोहन यादव को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद मध्य प्रदेश का सीएम बनाया गया है, जबकि लंबे समय से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान और उनके मुख्यमंत्री रहते बीजेपी 2023 का विधानसभा चुनाव भी जीती। न सिर्फ जीती बल्कि बड़ी बहुमत के साथ जीती है। तो ऐसे में ये तो तय है कि उन्हें पार्टी कोई ना कोई सम्मानजनक जो जिम्मेदारी है वो देने का काम करेगी और इसलिए आज उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। और उनके अब आने वाले समय में पार्टी में क्या भूमिका रहेगी, मध्य प्रदेश में क्या भूमिका रहेगी और देश की राजनीति में क्या कुछ उनकी भूमिका रह सकती है, इन तमाम बातों को लेकर मंथन किया जाएगा। आला कमान उनसे ये भी समझने की कोशिश करेगा, ये भी उनसे समझना चाहेगा कि आप अपने आप को किस जिम्मेदारी पर, किस भूमिका पर देखना चाहते हो। और आला कमान उनसे अपनी बात भी कह सकता है कि हम चाहते हैं कि आप इस भूमिका में अब नजर आए और इस जिम्मेदारी को आप निभाते हुए दिखे। तो ये देखने वाली बात होगी कि अब शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या कुछ दिल्ली से तय होता है। और अगर उनकी बात करें तो लगातार ये बात कहते हुए आए हैं कि बीजेपी उनके लिए जब जो जिम्मेदारी तय करेगी मैं उसको निभाने का, उसका निर्वहन करने का काम करूंगा। पार्टी ने जब तक कहा कि आप मुख्यमंत्री रहिए तो मैं मुख्यमंत्री रहा और जब उन्होंने कहा कि हट जाइए तो मैं हट भी गया। और वो मुहावरा जिसका आप भी जिक्र कर रही थी, जस की तस रख दीनी चदरिया, तो वो बात कहीं ना कहीं उसके सियासी मायने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका एक मतलब ये भी है कि पार्टी ने जब जो कहा तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए शिवराज सिंह चौहान आ गया है। जी, बने रहिए वासु, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। विनीत कुमार सहयोगी साथ जुड़े हैं। विनीत, कब तक पहुंचेंगे शिवराज सिंह चौहान दिल्ली, किन लोगों से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाए? अंशिका, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जो मुलाकात का कार्यक्रम है, लगभग 12 बजे मुलाकात का कार्यक्रम है, तो उससे पहले जो है वो शिवराज सिंह चौहान जो है वो दिल्ली पहुंचेंगे। अगर एक महत्वपूर्ण बात करें तो यहां पर जो सबसे बड़ी मुलाकात जो है वो मानी जा रही है कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी और निश्चित तौर पर भविष्य की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी। एक बात अंशिका मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने देखा जब 2018 में जब बीजेपी में चुनाव हार गई थी
मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में चुनाव हार गई थी। और उसके बाद अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें या रमन सिंह की बात करें या वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें, तो सभी को पार्टी ने उपाध्यक्ष का पद दिया था। तो निश्चित तौर पर अगर अब शिवराज सिंह चौहान की भूमिका के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर अगर उनको पार्टी में पद दिया जाता है, तो केंद्र की राजनीति में अगर उन्हें लाया जाता है, राष्ट्रीय राजनीति में उन्हें लाया जाता है, तो निश्चित तौर पर संगठन में उन्हें कोई पद जो है वो दिया जा सकेगा। इसके साथ ही साथ मैं निश्चित तौर पर अगर शिवराज सिंह चौहान के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो भविष्य की राजनीति और भविष्य की रणनीति जो है वो तय करेंगे। और वहां पर भी यह तय हो सकता है कि उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है। बहुत संभव है कि उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में अगर लाया जाता है तो उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय जो पार्टी में जिम्मेदारी है, पहले वो उपाध्यक्ष रह चुके थे, तो निश्चित तौर पर उन्हें उपाध्यक्ष के साथ साथ किसी राज्य का प्रभारी बनाया जा सकता है। और अगर 2024 का चुनाव भी उन्हें अगर पार्टी चाहती है तो 2024 का चुनाव उन्हें लड़वाया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ केंद्र में जब मोदी सरकार तीसरी बार बनेगी उसमें जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन वो अभी दूर की बात है। हाँ। अभी वर्तमान में क्या होता है, हो सकता है कि पार्टी में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। जी ठीक है विनीत, 2024 के मद्देनजर शिवराज सिंह चौहान का जो रोल है वो बहुत अहम होने वाला है, यह आप बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान वो चीज है जो किसी भी कंटेनर में या किसी भी शेप के कंटेनर में फिट बैठते हैं, चाहे वो हम कहें कि राजनीति में कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाना हो या फिर कोई भी पद दिए बगैर भी उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से आगे बढ़ना हो। मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान आज जेपी नड्डा के अलावा भी किसी और से मुलाकात करेंगे? इससे पहले उनका यह कहना कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, अब वो कह रहे हैं कि चलिए मैं दिल्ली आ रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर है विनीत। निश्चित तौर पर यहां पर मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, इसके कहने का मतलब जो है वो हम उस तरह से समझ सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो किसी पद को लेकर के वो दिल्ली नहीं जाए, मांगने के लिए वो दिल्ली नहीं जाएंगे। लेकिन अब अगर दिल्ली आने के बारे में बात करें तो उनका जो कद है, व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय स्तर का नेता के तौर पर है, तो हो सकता है कि उन्हें पार्टी में राष्ट्रीय स्तर की कोई जिम्मेदारी जो है वो दी जा सकती है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान का अगर हम बात करें सरकार का अनुभव है, इसके साथ ही साथ संगठन का भी उनका अनुभव है। वो अब राष्ट्रीय महामंत्री रह चुके हैं, पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो संगठन में भी उनका काफी लंबा अनुभव है। तो जो पार्टी है उनके अनुभव का भी प्रयोग जो है वो करेगी। तो निश्चित तौर पर जब शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा था कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे, तो साफ तौर पर उनके कहने का मतलब यह था कि वो किसी भी पद को लेने के लिए या किसी भी पद को मांगने के लिए वो दिल्ली नहीं जाएंगे। नहीं, लेकिन पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो लेने के लिए तैयार रहेंगे, ये सीधे तौर पर है। बहुत शुक्रिया विनीत आपका जानकारी साझा करने के लिए। वासु बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, साथ जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे खबरों में, बात दुर्ग की करेंगे, जहां दुर्ग में कार से युवक को घसीटा गया है। 3 किलोमीटर तक युवक को घसीटा गया है। मामूली विवाद में घटना को अंजाम दिया गया। कार और बाइक में जब टक्कर हुई थी, टक्कर के बाद कार सवार ने युवक को घसीट दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक और आरोपी की तलाश जारी है। ये देखिए आप वीडियो, कैसे घसीटा है इस युवक को कार चालक ने। 3 किलोमीटर तक इसी तरह घसीटता रहा। और बात क्या थी ये भी आपको बता देते हैं। कार और बाइक की टक्कर हुई। मामूली विवाद जब शुरू हुआ तो कार रुकने के बजाय युवक को लेकर ही घसीटते हुए नजर आई। कार ने दूर तक 3 किलोमीटर तक युवक को घसीटा है। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, मामला क्या है और इसमें एक्शन क्या लिया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल पुलिस मामले में गंभीर है और इस मामले में आरोपी की तलाश की जा रही है। बताया जाता है कि एक आरोपी को पकड़ लिया गया है। ये पूरा मामला जो है वो दुर्ग के पटेल चौक में हुआ था, जब देर रात एक कार और एक बाइक की भिड़ंत हुई थी, मामूली टक्कर हुई थी। बाइक चालक जो है वो कार चालक से पूछने के लिए गया था, वो आक्रोशित उन्होंने उसकी कॉलर पकड़ ली और गाड़ी चला दी। तो इस तरह से करीब युवक 3 किलोमीटर तक घसीटता रहा। काफी चीख रहा, लेकिन कोई सुना नहीं और गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। किसी ने इसका वीडियो बना लिया और उसके बाद में जब पुलिस को दिया गया तो इस मामले में एक को पकड़ा गया है। बताया जाता है कि जब लोगों ने वहां पर घेर लिया, जब उनको रास्ता नहीं मिला कहीं, तो लोगों ने घेर लिया, तो उसके बाद में भागने का प्रयास कर रहे थे, उसी दौरान एक पकड़ा गया है। तो पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है और जांच के बाद में जो है
वो बहुत स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन जो सामने आया है वो इतने ही मामूली विवाद पे ही ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया था। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जानकारी भी ली जा रही है। आगे बढ़ेंगे, भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। प्रशांत सिंह बने रहेंगे एमपी के महाधिवक्ता। विधि एवं विधायी कार्य विभाग का आदेश सामने आया है। 2021 में नियुक्त किया गया था महाधिवक्ता और अभी वो बने रहेंगे। आपको बता दें कि प्रशांत सिंह एमपी के महाधिवक्ता बने रहेंगे। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है और साल 2021 में महाधिवक्ता के तौर पर नियुक्त किया गया था प्रशांत सिंह को, जो कि अभी भी लगातार बने रहेंगे। एमपी के महाधिवक्ता के तौर पर प्रशांत सिंह जिम्मेदारी अपनी निभाते रहेंगे और ये आदेश जारी किया गया है विधि एवं विधायी कार्य विभाग की तरफ से। और अब बात थोड़ी मौसम की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में आप रह रहे हैं तो आप ये समझ रहे होंगे कि हवाएं ठंडी ठंडी चल रही हैं। ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रहा है। कई शहरों का तापमान 6 डिग्री के नीचे पहुंच गया। रीवा, उमरिया, पचमढ़ी का पारा 6 डिग्री के नीचे पहुंचा है। प्रदेश के अधिकतर जिलों का तापमान 10 डिग्री के नीचे पहुंच गया है। दमोह का तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर का तापमान 7.9 डिग्री, खजुराहो का तापमान 9 डिग्री है, मंडला का 8.6 डिग्री सेल्सियस, नौगांव का 8.3 डिग्री, रीवा की बात करें तो 6.4, सागर का तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस, सतना का तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस, सीधी में भी यही हाल है, 10 के नीचे तापमान। उमरिया, भोपाल, दतिया, ग्वालियर, पचमढ़ी, राजगढ़ में तापमान 10 के नीचे है, 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे है और जो न्यूनतम तापमान है वो कुछ जगहों का 6 डिग्री के भी नीचे है। आप समझ सकते हैं कितनी ठंडी हो रही है मध्य प्रदेश में। और कुछ जिलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिहरन है, सर्द हवाएं चल रही हैं, मौसम में गिरावट देखने को मिल रहा है और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की। बड़ी खबर आ रही है, ट्रेन और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है और कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कार चालक हालांकि बाल बाल बच गया है। रेलवे पटरी को पार करते समय यह हादसा हुआ। सुपर कॉरिडोर के पास यह हादसा हुआ है। सुबह 6 बजे की पूरी घटना। दिल्ली से इंदौर ट्रेन जा रही थी और बीच में जब रेलवे क्रॉस किया जा रहा था, कार के परखच्चे उड़ गए हैं। हालांकि जो चालक है वो बाल बाल बचा। इसमें रेलवे पटरी पार करते समय यह हादसा हुआ। हादसा कैसे हुआ, क्या कोई सिग्नल नहीं मिला था या फिर कार चालक की लापरवाही है, यहाँ पर अभी इसको लेकर जांच जारी है। लेकिन आप देखिए, कार की तस्वीर आपको दिखा रही हैं, कार के परखच्चे उड़ गए हैं। हालांकि जो चालक है वो बाल बाल बचा है। इस ट्रेन की अगर बात करें तो दिल्ली से इंदौर ये ट्रेन जा रही थी और बीच में ही सुबह 6 बजे की पूरी घटना जब हादसा हुआ है। और अब बात राजधानी की, जहां इंडी गठबंधन की आज मीटिंग होगी। इस मीटिंग में एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। 5 राज्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस की तरफ से इंडी गठबंधन के प्रमुख नेताओं की दोपहर 2 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक का प्रस्ताव है। दरअसल 5 राज्यों के चुनाव के चलते मुंबई के बाद इस गठबंधन की कोई बैठक नहीं हो सकी थी, जिसके कारण कांग्रेस के साथ 5 राज्यों में तालमेल न होने के चलते गठबंधन के भीतर काफी मतभेद देखने को मिले थे। इससे पहले 6 दिसंबर को इंडी गठबंधन की बैठक बुलाई गई थी, जिससे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने किनारा कर लिया था। अब इंडी गठबंधन की बैठक आज होगी, जिसमें कहा जा रहा है कि सीट शेयर समझौते पर रणनीति बन सकती है, बातचीत हो सकती है। इस बैठक में शिवसेना, यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुकी हैं। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। तो पूरा विपक्ष एक तरफ
और आज इंडी गठबंधन की दिल्ली में बैठक होगी। सीट शेयरिंग से लेकर मुद्दों से लेकर तमाम चीजों पर बातचीत होगी। बीते कुछ समय में तालमेल न होने की वजह से काफी नुकसान राजनीतिक दलों को झेलना पड़ा था और अब इसी को लेकर चर्चा होगी। और अब बात सेहत की भी कर लेते हैं। कोविड के नए वेरिएंट पर मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है और कहा, कोविड को लेकर केंद्र की गाइडलाइन प्रदेश भर में लागू है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपील की है प्रदेश के सभी नागरिकों से कि कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करें। कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से तैयार है। केरल में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 का मामला सामने आया है और काफी खतरनाक है ये। इससे कई लोगों की मौत हो चुकी है अब तक, इसीलिए भी बहुत सतर्कता और सावधानी जरूरी है। मोहन यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग पूरे तरीके से तैयार है। JN.1 जो नया वेरिएंट है कोविड का, उसको लेकर हमारी तैयारी पूरी है। जो भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है वो हमने पूरे प्रदेश में लागू की है कि वो अपने सभी लोग उस कोविड के दिशा निर्देश का पालन करें। पहले भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कोविड से बहुत अच्छे ढंग से निपटा है और कोविड क्या कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारियों से निपटने के लिए विभाग अपनी दक्षता से चिकित्सा विभाग भी काम कर रहा है। कोविड को सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैठकें करेंगे, बैक टू बैक बैठकें होंगी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा करेंगे। नगरीय प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा करेंगे मोहन यादव। विधानसभा में तीनों विभागों की अलग अलग बैठक होगी और बैठक में विभाग के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और वित्त से जुड़े अफसर भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा बैठक होगी और 1 बजे स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो लगातार बैठकों का दौर जारी है और जब से मुख्यमंत्री बने हैं मोहन यादव, वो बैठकें ले रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से विभाग में किस तरीके से काम हो रहा है और कौन कौन अधिकारी हैं। इन तमाम लोगों से फीडबैक लेने के साथ साथ आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर की। संसद भवन में घुसपैठ मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। अब आरोपियों के मोबाइल के जरिए हुई चैट की जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली पुलिस की ओर से मेटा कंपनी को खत लिखा गया है। आरोपियों की आपसी बातचीत, तमाम टेक्स्ट इनपुट समेत शेयर किए गए वीडियो, तस्वीरों से संबंधित जानकारियां हासिल करने के लिए मदद मांगी गई है। दिल्ली पुलिस के सूत्र के मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बने भगत सिंह पेज, जहां पर आरोपियों ने पोस्ट किया था, इसके साथ ही कई तस्वीरों, वीडियो को मेटा ने हटा दिया है। इसीलिए मेटा से जानकारी मांगी गई है। जानकारी मांगने के बाद ही तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो पाएगी कि आखिर इनकी मंशा क्या थी, इनसे कितने लोग जुड़े हुए हैं। संसद का वो दिन 13 दिसंबर का था और 13 दिसंबर 22 साल पहले क्या हुआ था, किसी ने वो दिन नहीं भूला है। और वो ब्लैक डे, उसी दिन 13 दिसंबर को ही 22 साल बाद इस तरीके से बाहरी लोग संसद में घुसते हैं, दहशत फैलाने की कोशिश होती है। हालांकि अब गिरफ्तार क्योंकि कर लिया गया है तो पूछताछ भी एक तरफ जारी है, लेकिन अब मदद मांगी जाएगी मेटा से भी। फोटोज और पोस्ट को लेकर जो डिलीट किए गए हैं, जो हटाए गए हैं, चैट्स को भी जानने की कोशिश होगी। शंकर आनंद संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शंकर, जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, इस मामले की तफ्तीश दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। जो केस रजिस्टर्ड हुआ है तो उस मामले में कई ऐसे पोस्ट जो इंस्टाग्राम पे डाले गए थे, फेसबुक पे डाले गए थे, व्हाट्सएप के माध्यम से आपस में चैट हुआ था, तो उन कई पोस्ट जो है उसको डिलीट कर दिया गया आरोपियों के द्वारा। इसके साथ ही जो फोन को डिस्ट्रॉय करने के बाद की वजह से जो डेटा है वो बर्बाद हो चुका है। लेकिन तमाम जानकारियों की जो डेटा होता है वो मेटा के पास है। मेटा जो मुख्य तौर पे जो कंपनी है जिसके अंतर्गत फेसबुक और इंस्टाग्राम आता है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उन्हीं तमाम जानकारियों को लेने के लिए और जो भी वीडियो, तस्वीरें शेयर किया गया था, जो टेक्स्ट जो है वो लिखा गया था, तो उसका जो एक
जो डेटा होता है उस डेटा को रिकवर करने के लिए, उन तमाम जानकारियों को लेने के लिए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा वो खत लिखा गया है और उन तमाम जानकारियों को मांगा गया है। देखना लाजमी होगा कि कब तक मेटा कंपनी के द्वारा उन तमाम जानकारियों को दिल्ली पुलिस के साथ साझा किया जाएगा। और देखिए, ये मामला संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए मेटा कंपनी के द्वारा उन तमाम डेटा को दिल्ली पुलिस को दिया जा सकता है। बहुत शुक्रिया शंकर, जानकारी साझा करने के लिए।